Okay, so artificial intelligence in botany, um, I guess it is similar to most of the cases. Times it is similar to applications of AI in agriculture, but in many ways it can be um, very generic as well. So let's see how what are the wider applications of AI in botany. So we can have specimens, billions of images, and we um, our time to analyze millions of images, billions of images has shrunk. तो हमें अब कम टाइम चाहिए इन सब इमेजेस में को एनालाइज करने में एंड स्पेसिमेंस जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको कैटलॉग करने में, उनको उनमें से नए पैटर्न्स को चेक करके उनको रजिस्टर करने में। सो अगर इसमें ये कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जैसे कि अप्रोक्सीमेटली 40% जो वर्ल्ड प्लांट स्पीशीज हैं आर नाउ थ्रेटन्ड विद एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये एक फैक्ट है। तो अब वो थ्रेट को आपने मॉनिटर कैसे करना है कि वो एक्सटेंड ना हो जाए। फिर 20 to 40% जो हमारी ग्लोबल क्रॉप प्रोडक्शन है वो लूज हो जाती है, वो ज़ाया हो जाती है एनुअली बिकॉज ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेस। देन देयर इज 390 million plus herbarium species exist worldwide. Only about a third are digitalized. तो इतनी ज्यादा स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन उसमें से डिजिटलाइज कितनी है वो सिर्फ एक तिहाई इनके। सो तकरीबन 50% जो है आपकी जो FDA अप्रूव्ड ड्रग्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिराइव हुई है नेचुरल प्रोडक्ट से। सो दीज आर सम ऑफ द फैक्ट्स कि व्हाई वी नीड टू यूज AI। तो एआई अगर प्लांट साइंसेस की वैल्यू चेन देखे तो फील्ड कलेक्शन से लेकर बायो प्रोस्पेक्टिंग तक देयर आर मल्टीपल स्टेजेस, और हर स्टेज पे एआई कैन बी यूज। फॉर एग्जांपल फील्ड में आप फोटोज ले सकते हैं, स्पेसिमेन ले सकते हैं, एंड फार्मर से एज अ बॉटनिस्ट एज अ सिटीजन, एंड दैट कैन बी लेटर ऑन used with AI models जिसमें आप स्पीशीज को, लीफ को, फ्लावर को, एक बाग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूजिंग AI मॉडल। देन वी कैन यूज मॉनिटर द हेल्थ ऑफ द प्लांट। we can characterize it by using trait measurements, जैसे उसकी ग्रोथ, उसकी हाइट, उसकी कैनोपी एट हाई थ्रूपुट। फिर आर्काइविंग एंड कैटलॉगिंग है जिसमें मशीन लर्निंग आपको डिजिटलाइज कर सकती है और क्रॉस रेफरेंस कर सकती है स्पीशीज स्पेसिमेंस को इनटू सर्चेबल कलेक्शंस। Then there is the bias prospecting, where AI screens plant compounds for pharmacological or agriculture potential. AI automatically screen कर सकती है on the basis of their traits, physical traits they identify for potential usage um, per human। जब प्लांट आइडेंटिफिकेशन की बात की है तो आप नॉर्मली एक तस्वीर लेते हैं, उसको मॉडल से गुजारते हैं, और आप को एक पर्टिकुलर स्पीशी आइडेंटिफाई हो जाती है, और वो आप बाद में रिव्यू कर सकते हैं कि वेदर इट इज ट्रू और नॉट, जो इसने स्पीशी प्रोडिक्ट की है नहीं, वो सही है या नहीं। अब इसमें एडवांटेज ये है कि स्पीड एडवांटेज है कि यू कैन टेक ओनली टेक सेकंड्स कि आप एक पर्टिकुलर स्पीशी को, एक पर्टिकुलर प्लांट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लिमिटेशन ये है कि समटाइम्स सम प्लांट्स आर रेयर या रीजनल होते हैं, और उनकी विजुअली सिमिलर लुक लाइक स्पीशी होती हैं जो कि आपके ऑलरेडी डेटाबेस में उनके इमेजेस नहीं होते। दैट इज व्हाई दे आर मिसक्लासिफाइड, और दे मे नॉट बी क्लासिफाइड एट ऑल। सो इसमें प्लांट नेट के नाम से एक टूल है जो जो सिटीजन सबमिटेड फोटोज पे ट्रेन है, और गार्डनर्स के लिए और प्रोफेशनल बॉटनिस्ट के लिए एक बहुत अच्छा एक आइडेंटिफिकेशन टूल है। फिर डिजीजेज एंड स्ट्रेस रिडक्शन, इसमें जैसा आप लीफ कैनोपी के इमेज आप लेते हैं,
एंड इसमें उसको कंपेयर करते हैं विद द हेल्दी प्लांट्स, और फिर आपको अंदाजा हो जाता है कि ओके दिस इज द पिक्चर ऑफ अ डिजीज प्लांट, दिस इज द हेल्दी प्लांट, और इन दोनों में क्या इमेजेस की कंपैरिजन से आपको जो पैटर्न एक्सट्रैक्ट होते हैं उससे आपको पता लग जाता है कि whether some disease or there's some ecological stress going on. So इसमें स्मार्टफोन्स के फोटोज, ड्रोन्स, मल्टी स्पेक्ट्रम इमेजरी और फिक्स्ड ग्रीन हाउस कैमरास वगैरह दे कैन प्ले रोल्स, एंड इसमें आपकी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, ड्रॉट स्ट्रेसेस, डिजीज सिम्टम्स वगैरह दे आर इम्पोर्टेंट। तो प्लांट विलेज के नाम से एक ऐप है जो कि स्मॉल होल्डर फार्मर्स को, जिनके पास कोई इंटरनेट कनेक्शन ना भी हो, तो वो उनके सेल फोन पे ही मॉडल रन करता है और वो ये डिजीज और स्ट्रेस डिटेक्शन को इनेबल करता है। phenotyping is high throughput phenotyping is very important application of AI. अगर आप मैनुअल phenotyping की बात करें तो आप अप्रोक्सीमेटली मे बी 40 प्लांट्स को मेजर कर सकते हैं पर डे, लेकिन विद ड्रोन सेंसर्स प्लस AI बेस्ड सिस्टम्स यू कैन अप्रोक्सीमेटली phenotype 4,000 plants per day. So there's a huge difference. Um, I guess it is a 1,000 times greater throughput than manual phenotyping. इसमें आपके पास ड्रोन्स, ग्रीन हाउस कैमराज और कन्वेयर बेल्ट इमेजिंग सिस्टम मौजूद हैं जो प्लांट्स की मल्टीपल एंगल से देखते हैं और उसकी फिनोटाइपिंग करते हैं, उनके ट्रेड्स को मॉनिटर करते हैं और उनको लिंक करते हैं विद देयर जीनोमिक डाटा, और इससे आपकी ब्रीडर्स को भी फायदा होता है जिनमें सेलेक्टिव ब्रीडिंग करवानी है। कंप्यूटर विजन के थ्रू, उनके मॉडल्स के थ्रू आप लीफ कैनोपी, वॉल्यूम और कलर ट्रेड्स को ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और जो कि एक पर्टिकुलर टीम मिलकर काम कर रही है वो कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली फील्ड में जाके वो अब AI मॉडल्स और ड्रोन से बहुत कम वक्त में हो सकता है। अच्छा, हर्बेरियम डिजिटलाइजेशन डिजिटलाइजेशन जिसमें आप जो स्पीशीज पास ऑन हो रही हैं विद यू कैन से सेंचुरीज ऑफ फ्रॉम सेंचुरीज, उनको आप एक सर्चेबल डाटा के फॉर्म में आप सर्च कर सकते हैं। तो आप के पास कैमरास मौजूद हैं, आप इमेजेस को कंप्यूटर विजन्स की मदद से देख सकते हैं क्योंकि which species or plants has been reported previously, और उनके हैंड रिटन लेबल्स क्या थे, so that really helps you trace down the history of particular plant। ठीक है, जो कि आपके लिए वैसे पॉसिबल नहीं है कि एक स्पीशी कहाँ से चली और इसकी हिस्ट्री कितनी पुरानी है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी की एस्पेक्ट ऑफ AI के आप, और अभी अगर देखें तो हम बात करेंगे 1/3 यानी कि 33% तकरीबन दुनिया के जो में जो प्लांट्स एंड स्पीशीज हैं वो डिजिटाइज हुई हैं। देन ड्रग डिस्कवरी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऐसी स्पीशी, ऐसे प्लांट्स, उनको उनके ट्रेड्स को देख के आप ये प्रिडिक्ट कर सकें कि वेदर दे कैन बी ऑफ एनी फार्माकोलॉजिकल यूज और नो, उसमें से कोई ड्रग्स बन सकती हैं नहीं बन सकती। तो अदरवाइज आपको हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू लैब में जाकर इट मे टेक years for us to actually establish this, which often result in may result in loss of resources, time of researchers, but AI से आपको ये काफी जल्दी हो सकता है। अब इसमें machine learning is a very commonly used मॉडल टू डू दिस, जिसमें आप थेरेपेटिक टारगेट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। की लिमिटेशन क्या है कि AI नैरोज द सर्च स्पेस बट इट डज नॉट रिप्लेस वेट लैब वैलिडेशन, क्योंकि फिर भी आपको हर कैंडिडेट जो आप आइडेंटिफाई करते हैं, कैंडिडेट कंपाउंड या कैंडिडेट प्लांट, इसको लैब में जाके ही टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यस, हम उसको स्क्रीन करने का टाइम थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स में से या स्पीशीज में से वो हम कम कर सकते हैं। सो इट इज एक्सपेक्टेड कि क्योंकि बॉटनी के साथ मल्टीपल एग्रीकल्चर, फार्मेसी
और बहुत सारी और डोमेन्स कनेक्टेड हैं। तो यू कैन सी कि इट कैन बी अ बिलियन, इट इज प्रोजेक्टेड ये $1 बिलियन इंडस्ट्री बन जाएगी when it comes to application of AI in this particular domain. तो ये एक केस स्टडी है कि ये हर्बेरियम डिजिटाइजेशन एट स्केल। प्रॉब्लम क्या था कि देर आर मिलियंस ऑफ स्पीशीज, खासतौर पर न्यूयॉर्क बोटेनिकल गार्डन में 7.3 मिलियन स्पीशीज हैं जो कि आप मैनुअली नहीं उसको डिजिटाइज कर सकते थे। सो ए की मदद से क्या हुआ है कि आप हैंड रिटन या कंप्यूटर विजन सॉल्यूशंस को पेयर करके आप ऑटोमेटिकली सेगमेंटेशन, लेबल और टेक्सोनोमिक प्रोसेसिंग एस्टेब्लिश कर सकते हैं और आप उनको डिजिटाइज कर सकते हैं। और आपके पास एक सर्चेबल जो ना एक डेटाबेस आ जाती है ऑफ द स्पीशी ऑफ द डाटा, एंड सो इट इज ओपन फॉर such as students and citizens scientists across the world. Challenges क्या है? First challenge is obviously taxonomic bias, where when we identify when we use models to identify certain species, they are mostly trained on well photographed, well documented species. जो रेयर स्पीशीज होती है उन पे वो अंडर रिप्रेजेंट होते हैं, वो उनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। डिजिटाइजेशन की कॉस्ट है, आपके पास इमेजिंग, स्टोरेज या ओसीआर पाइपलाइंस में आपको कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। सो इट इज दैट इज वाई कि आपकी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में हमारे पास ज़्यादा जो स्पीशीज हैं वो डिजिटाइज नहीं है। डेटा एंड आईपी एक्सेस इज अनदर इशू कि सोर्स ऑफ डाटा कहाँ पे है और वो किसकी मलकियत है और उसको बेनिफिट किससे पहुंच रहा है, दैट इज अ मेजर डिस्कशन और स्टिल नीड टू बी सॉर्टेड आउट। और उसके अलावा लुक लाइक स्पीशीज होती हैं, आइडेंटिकल स्पीशीज जो देखने में एक जैसी लगती हैं, उनको इमेजेस की बेस पे ही सिर्फ क्लासीफाई करना या उसका और ज्योग्राफिक कॉन्टेक्स्ट को ना वो क्या मद्देनजर रखना, ये एक मेजर चैलेंज है या लिमिटेशन है। समटाइम्स यू हैव टू कंसिडर द कॉन्टेक्स्ट and genetics rather than just pictures. So old and damaged specimens can also be there. So for faded color, brittle material, yeah, archaic handwriting make some historical specimens hard for AI to process reliably. अब जो इमेज बेस्ड डाटा या हिस्टोरिकल टेक्स्ट बेस्ड डाटा जो हमारे पास मौजूद है प्लांट्स के बारे में, उसको उसमें उसको अगर उसको दोबारा से जिंदा करना और उसमें से डाटा एक्सट्रैक्ट करना इज अ बिग चैलेंज। इसके अलावा वैलिडेशन गैप कि एआई फ्लैग जो डिजीजेस या स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन को अभी बॉटनिस्ट की कंफर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एआई कैन प्रिडिक्ट somehow, but its finding need to be validated by botanist before the prediction can be put into formal use. So there are some open search questions. For example, कि क्या models cheaply आपकी जो अंडर रिप्रेजेंटेड स्पीशीज हैं उनको एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अगर ये रिक्वायरमेंट है कि आपके पास अच्छे सेंसर्स और अच्छे इक्विपमेंट होना चाहिए प्रिडिक्ट करने के लिए, तो दैट इज वेरी बिग कॉस्ट एज वेल। सो क्या कम्बिनेशन इमेज का, जियो लोकेशन का या फिनोटाइपिक फिनोलॉजी डाटा का होना चाहिए कि आप लोकलाइक स्पीशीज को आइडेंटिफाई कर सकें। उसके अलावा हाउ कैन small and underfunded herbaria digitize their backlog without the scale of a national institution? अगर नेशनल इंस्टीट्यूशन कोई इन्वॉल्व नहीं है तो आप उसको कैसे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बैकलॉग डाटा है उसको कैसे डिजिटाइज कर सकते हैं। उसके अलावा व्हाट गवर्नेंस मॉडल really shares the benefits of a accelerated drug discovery with the regions where source plant originated, जहाँ पे source plant originate करता है वो
कैसे वो कैसे उसको बेनिफिट दे सकता है अगर आप एआई ने कहीं पर डिस्कवरी की है या उससे उसने कोई बेनिफिट जनरेट किया ऑन अ पर्टिकुलर स्पीशी और डाटा। तो ये ओवरऑल एप्लीकेशंस ऑफ एआई इन बॉटनी एंड बॉटनी था। नेक्स्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ एआई इन द इन जनरल।